नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। और आज की प्रमुख खबर एक नहीं, दो नहीं, कई खबरें हैं दोस्तों, धमाकेदार खबरें हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई है जो बहुत दुखद घटनाएं भी है, चाहे वो लंपी को लेकर हो या फिर सड़क दुर्घटना को लेकर हो। दोस्तों, जो तनाव पिछले लंबे समय से बादरा क्षेत्र में जारी था, उस तनाव को लेकर आज 9 सितंबर को जो मुस्लिम समाज की एक जलसा, एक सभा बुलाई गई थी, धरना प्रदर्शन की तैयारियां चल रही थी। उसका क्या हुआ? प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे। धारा 144 आज भी बादरा कस्बे में लगी हुई है। तो दोस्तों, इन सारी खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक ऐसी सड़क की खबर भी आपको हम दिखाएंगे जो बनते बनते टूट रही है। श्रेय लेने की होड़ में क्या वो आगे आएंगे? नेता या पालिका या फिर सीवरेज कंपनी? आखिर कौन लेगा इन सड़कों का श्रेय? दोस्तों, ऐसी इन सभी खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं अभी देर शाम की। कुछ देर पहले ही दोस्तों एक गोगामेडी और रामगढ़ के बीच ऐसा सड़क हादसा हुआ। दोस्तों, उस सड़क हादसे में एक मौत हुई और कई लोग उसमें घायल हो गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो देर शाम को सड़क हादसा हुआ था, फॉर्च्यूनर गाड़ी और बस के बीच में भयंकर भिड़ंत। और भयंकर भिड़ंत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 जेसीबी लगाकर बस के अंदर घुसी फॉर्च्यूनर गाड़ी को खींच कर निकाला गया। दोस्तों, उसमें जो एक सवारी थी और देशराज चारण जो कि फेफाना के हैं, वो फॉर्च्यूनर में सवार थे। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बेशक उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित किया। और कई इसमें बस में जो सवारियाँ थी वो भी घायल हुई थी। कई बहुत से लोगों को मामूली चोटें लगी हैं। तो दोस्तों, ये दुर्घटना हुई रामगढ़ और गोगामेडी के बीच में। बस हनुमानगढ़ से बादरा की तरफ आ रही थी और गोगामेडी से नौर की तरफ जा रही थी फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो कि संभवतः फेफाना अपने गांव देशराज चारण जा रहे होंगे। तो कुल मिला के ये हादसा बहुत दुखद हादसा हुआ। दोस्तों, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी फैली है, लेकिन इसमें एक अभी तक मौत हुई है। इसके अलावा दोस्तों, तारानगर के गांव डाणा कस्बा में कल देर शाम एक ऐसी वारदात हुई। परचून की दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई दोस्तों हमलावरों ने। और राजेंद्र सहारण, जिसकी परचून की दुकान थी दोस्तों, 35 वर्षीय राजेंद्र सहारण दुकान करते हैं परचून की गांव में, उनके ऊपर ये गोलियां दागी गई और 3 गोलियां दोस्तों उनको लगी। और सरकारी अस्पताल में जब उनको ले जाया गया तो अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। और देर शाम जब दोस्तों उनके भाई का बयान आया तो किसी रंजिश की घटना सामने आ रही थी, लेकिन भाई ने इस घटना को सिरे से खारिज किया और ये कहा कि हमें इस किसी रंजिश के बारे में पता नहीं है। दोस्तों, पुलिस ने मौका मुआयना किया, हमलावरों को ढूंढ रही है। और ये जो दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना, इसमें भी दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया, मर्ग दर्ज किया। और इसके अलावा दोस्तों, हम चर्चा करें एक ऐसी खबर की जो कि पिछले 3 वर्षों से धरना प्रदर्शन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में आपने देखी और सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेठराणा में चल रहा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले धरना। 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दोस्तों 3 वर्ष के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन को अब जन अधिकार यात्रा में बदल दिया गया है। और आज 5वें दिन भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये जन अधिकार यात्रा जो है वो लगातार जारी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इस जन अधिकार यात्रा में दोस्तों जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की मांगे थी, जिसमें से दोस्तों जो खराब मीटर थे उनको बदलने की मांग, कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल थे उनको माफ़ करने की मांग, 300 यूनिट फ्री बिजली की भी मांग और अधिनियम 2022 को जो निजीकरण से संबंधित है उसको रद्द करने की मांग आदि अनेकों मांगे थी। उसके अलावा उनमें मांगे और जोड़ दी गई है। दोस्तों, जो जन अधिकार यात्रा प्रारंभ की गई उसमें हर गांव में साफ पेयजल जल उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र और उसमें स्थायी स्टाफ हो,
ऐसी मांग भी है। और फसल बीमा क्लेम लगातार समय पर मिले, रुका हुआ क्लेम जल्द से जल्द मिले। एमएसपी कानून, गारंटी कानून जो है वो तत्परता से केंद्र सरकार बनाए और हमारे नौर बादरा के हक का पानी उन्हें किसानों को मिले। मनरेगा में मजदूरों को पूरा रोज़गार दिया जाए, ये भी मांग है। और बढ़ती हुई महंगाई पर केंद्र सरकार रोक लगाए, राज्य सरकार रोक लगाए। और बुज़ुर्गों की जो पेंशन है 3,000 की जाए, उसको बढ़ाया जाए। और जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी है और उसमें पशु बड़ी संख्या में मर रहे हैं, उसको महामारी घोषित किया जाए। और जो पीड़ित किसान हैं जिनके पशु गोवंश उनका मर चुका है, उनको मुआवजा दिया जाए। और निजीकरण का विरोध किया गया है इसमें। तो ये उनकी प्रमुख मांगे हैं दोस्तों, जो लगातार जन अधिकार यात्रा के तहत लोगों को बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं जिक्र करूं तो आदर्श रामलीला कमेटी की कल देर शाम को एक बैठक हाथीपुर आवास के शिवालय परिसर में हुई। और ये बैठक दोस्तों वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र यादव पूर्व थानेदार के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। और इस बैठक में प्राय हाथीपुर आवास के वरिष्ठ जनों ने भाग लिया, आदर्श रामलीला कमेटी के पूर्व सदस्यों ने भाग लिया, कलाकारों ने भाग लिया। और इस बैठक का उद्देश्य था नई कार्यकारिणी बनाई जाए और उसके नेतृत्व में रामलीला का भव्य मंचन किया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल के तहत रामलीलाएँ बंद थी, सभी धार्मिक आयोजन दोस्तों बंद थे। तो इसको पुनः प्रारंभ किया जाए, क्योंकि रामलीला समिति जो भादरा की सबसे बड़ी रामलीला है वो प्रारंभ हो चुकी है। और उनकी बैठकें समीक्षा बैठकें भी जारी है और उनकी रिहर्सल भी लगातार जारी है। उसी तर्ज पर आदर्श रामलीला कमेटी जो भादरा की दूसरी सबसे बड़ी रामलीला है दोस्तों, उसकी भी कई बैठकें हो चली है। लेकिन जब रात्रि को बैठक हुई तो उसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। और पूर्व अध्यक्ष जो थे सुनील स्वामी, उनको पुनः अध्यक्ष रामलीला कमेटी का, आदर्श रामलीला कमेटी का बनाया गया। और ये सारी की सारी जो रामलीला का जो कार्यभार होता है और दोस्तों जो गतिविधियां होती है वो महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान के चेयरमैन सुशील गुप्ता के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में ही दोस्तों होती है। और जो बर्तन कमेटी भी चल रही है उनके मार्गदर्शन में चल रही है। तो इसी रामलीला का दोस्तों संरक्षक बनाते हुए सुशील गुप्ता के नेतृत्व में ये सारी मीटिंग और कार्यकारिणी और लीला का मंचन करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों इसके अलावा सुनील स्वामी को अध्यक्ष, बाबू यादव जो कि रावण का किरदार वर्षों से निभाते आ रहे हैं उनको उपाध्यक्ष, दीपक गुप्ता जो वर्तमान में रावण का किरदार निभा रहे हैं उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सचिव अनिल कौशिक को मुझे जिम्मेवारी दी गई है। नवल किशोर राज पुरोहित को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और मेन डायरेक्टर किशन स्वामी को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ सदस्य 11 सदस्यीय कार्यकारिणी हाथीपुर आवास की बनाई गई है, जिसमें वीरेंद्र यादव, लीलाधर शर्मा, शुभराम शर्मा, जगदीश शर्मा आदि वरिष्ठ 11 सदस्य हैं। और रिहर्सल का आज से शुभारंभ हुआ है और जल्द ही इसकी रामलीला में बल्ली पूजन होता है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद में लीला के मंचन की तैयारी और रिहर्सल धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। संभवतः लीला 21 सितंबर या फिर 23 सितंबर को निर्धारित की जा सकती है। इसको लेकर दोस्तों इसका मुहूर्त निकाला जाता है और सारी इसकी कार्रवाई जो है, इसका जो कार्यक्रम है वो तय किया जाएगा। जल्द ही 1-2 दिन में इसकी घोषणा होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं जिक्र करूं उस सड़क का, जिस सड़क की मैंने बात की थी उसका एक वीडियोज़ हमने अलग से साफ संदेश भारत के चैनल पर भी डाला है। और जो हमारा एक फेसबुक पेज है दोस्तों साफ संदेश भारत का, उस पेज पर भी डाला है, वो ज़रूर आप देखिएगा। उसमें जो सावा रेलवे फाटक है दोस्तों, ये जो सावा तारनगर रोड है, इस रोड की, इस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, क्याम खानी बाग से होते हुए नहर तक ये सीवरेज कंपनी की तरफ से सड़क बनाई जा रही है। सीवरेज की पाइपलाइन डालने के पश्चात, पाइपलाइनें काफ़ी लंबे समय पहले ही डाली जा चुकी थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य अब हो रहा है और पिछले लगातार 1.5-2 महीने से सड़क का निर्माण कार्य दोस्तों जारी है। तो ये सड़क अभी आधी लगभग बनी है, आधी भी नहीं बनी,
ये सड़क बन रही है, लेकिन इस सड़क के टूटने का सिलसिला दोस्तों इस कदर चला है कि पूरा बास जो है अब इस चीज़ से व्यथित है कि ये कितने महीने तक चलेगी। क्या 2-3 महीने निकाल पाएगी? क्या 6 महीने का आंकड़ा छू सकती है? दोस्तों इस प्रकार के कयास और चर्चाएं लगी हैं। आप ज़रूर कवरेज देखिएगा, आपको स्थिति समझ आएगी कि किस प्रकार से ये सड़क बन रही है। और जैसे भादरा की सड़कें बन रही है, उनको चमचमाती हुई सड़कें और उनका श्रेय लेने की होड़ दोस्तों सभी में लगती है, चाहे वो पालिका हो, ठेकेदार हो, स्थानीय विधायक हो या फिर सीवरेज कंपनी हो, क्योंकि इनके द्वारा ही ये सड़क बनाई जा रही है। किसके द्वारा श्रेय लिया जा रहा है? ये सारा सिस्टम बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे ही कोई निर्माण कार्य होता है, उसका श्रेय बहुत धुआंधार तरीके से जल्द लिया जाता है। तो क्या इस सड़क का भी श्रेय लिया जाएगा? इस सड़क के बीच से दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 दरारें, लंबी और बहुत लंबी दरारें, जैसे सड़क पूरी फट रही है। नीचे से जैसे सड़क के ऊपर दबाव बन रहा है, नीचे से कोई चीज़ ज़मीन से निकल रही है ताकि सड़क फट रही है। कहीं सड़क एक साइड में धंस रही है, कहीं सीवरेज के जो चैम्बर है उनके इर्द गिर्द सड़क ऐसे फटी है जैसे चैम्बर अपने आप ही हिल रहा है। दोस्तों जो सीवरेज का चैम्बर है जैसे हिल रहा है। इस प्रकार से सड़क का फटना और दोस्तों बनते बनते फटना क्या घटिया निर्माण सामग्री पर बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं लगाता है? क्या सीवरेज कंपनी द्वारा किए जा रहे इन निर्माण कार्यों पर जनता के पैसे की बर्बादी का सवाल नहीं उठाता? दोस्तों क्या विधायक बलवान पूनिया, जिन्होंने विधानसभा में इसकी धीमी रफ्तार पर आवाज़ उठाते हुए 70 लाख का जुर्माना जो प्रारंभ में लगाया था, उसका दर्जनों बार संबोधनों में वो जिक्र भी कर चुके हैं, क्या ऐसी सड़कों का जिक्र करेंगे? क्या सीवरेज के चैम्बर टूट रहे, हमने बार बार इसकी कवरेज दिखाई है, उनका भी कभी वो जिक्र करेंगे? विधानसभा में बोलेंगे उनको, सीवरेज कंपनी को कोई फिर से जुर्माना लगाएंगे? क्या नगर पालिका की साधारण बैठकों में, बजट बैठकों में इसका जिक्र करेंगे? सीवरेज कंपनी के ठेकेदारों का और जो वर्तमान में यहाँ कामकाज संभाल रहे हैं इंजीनियर वगैरह, उनकी खिंचाई करेंगे? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है और अक्सर हमने नगर पालिका की बैठक में तो दोस्तों पैरवी करते हुए देखा है सभी को। तो सीवरेज कंपनी की क्यों पैरवी होती है? क्यों उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती? क्या वो जो 3-4 वर्षों पहले, 3 वर्ष पहले जो 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था वो पर्याप्त है? क्या अब दया आने लगी है सीवरेज कंपनी के ऊपर? उनके निर्माण कार्यों की अनदेखी अब हमें करनी चाहिए, क्योंकि 70 लाख का उनको जुर्माना लगा है। करोड़ों का बजट, करोड़ों का प्रावधान, जनता का पैसा, जनता के पैसे की लूट, 10 साल से निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्या ये दोस्तों सवाल खड़े नहीं करता? क्या इसके ऊपर जनता को बोलने का हक नहीं है? दोस्तों बहुत सवाल है और जनता को भी आवाज़ उठानी होगी, नगर पालिका के पार्षदों को आवाज़ उठानी होगी। और दारोमदार रहेगा जो 6 मनोनीत पार्षद हैं, बेशक राजस्थान सरकार ने बनाए हैं, विधायक बलवान पूनिया की अनुशंसा पर बनाए हैं। क्या वो हिमाकत करेंगे, हिम्मत करेंगे ऐसी सड़कों पर, ऐसे निर्माण कार्यों पर आवाज़ बुलंद करने की? क्या विधायक के अगेंस्ट वो जाएंगे? दोस्तों बड़े सवाल हैं, लेकिन आप भी देखिएगा और अन्य पार्षद भी देखेंगे और अन्य जो पार्षद निर्वाचित होकर आए हैं वो क्या बोलेंगे? विपक्ष के पार्षद कहाँ गए? दोस्तों विपक्ष के पार्षदों पर भी कई बार आरोप भी लगते हैं कि वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ठेकेदारों को धमकाते हैं, लेकिन साथ ही उनका ये आरोप कि विपक्ष के पार्षदों के साथ नगर पालिका में भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या भेदभाव किया जा रहा है? 2-2 महीने से दोस्तों कोई एक सड़क में गड्ढा पड़ गया, सड़क टूट गई तो वो गड्ढा नहीं भर पाते हैं नगर पालिका के ठेकेदार, कर्मचारी, एईएन, जेईएन। तो दोस्तों काहे का विपक्ष से उम्मीद रखती है सत्ता पक्ष नगर पालिका? तो दोस्तों बहुत बड़े सवाल है और आप ही के ऊपर छोड़ते हैं हम, क्योंकि हम बार बार आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों इन जनप्रतिनिधियों पर, इन सरकार पर, इन सत्ता के लालचियों पर, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर
ठेकेदारों पर कतई कोई असर नहीं होगा। जनता को आवाज़ उठानी होगी दोस्तों। और जो गलत निर्माण कार्य किसी भी वार्ड में होते हैं उन वार्ड वासियों पर बहुत कुछ दारोमदार होता है दोस्तों। वो अगर मजबूती के साथ आवाज़ उठाए तो क्या सवाल है दोस्तों कोई गलत निर्माण कार्य हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, 2-3 वर्षों पहले एक सड़क बनी थी दोस्तों नगर पालिका की तरफ से, यही सड़क जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और ये सड़क बनी थी दोस्तों जब एक बार वसुंधरा राजे यहाँ आई थी अपने अंतिम समय में, क्योंकि उसको लगभग 4 वर्ष हो गए सड़क बने को। 4 वर्ष पहले सड़क बनी थी जब वसुंधरा राजे आई थी, तत्परता के साथ उस सड़क को बनाया गया था। इतनी बेहद घटिया वो सड़क थी, जो सड़क रेलवे स्टेशन से लेकर सावा बस स्टैंड होते हुए सावा फाटक और क्याम खानीबाद से होते हुए उस नहर तक बनी थी जहाँ पर अभी सड़क बन रही है और जिसका हमने एक वीडियोज़ आपको दिया है। वो इतनी बेहद ख़राब सड़क थी कि बनते ही टूटी थी और मात्र 6 महीने में टूटकर जीर्ण शीर्ण हालात में कस्बे के लिए नासूर बन चुकी थी। और उसी टूटी फूटी सड़क पर लोग दौड़ रहे थे, नेता गणा रहे थे, सभी जा रहे थे, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। बेशक उनका बकाया बजट, उनका जो पैसा था वो ठेकेदारों का रोक लिया गया था। क्या इन ठेकेदारों को कोई जुर्माना लगेगा जिनकी सड़कें अभी 2 महीने भी नहीं हुए और टूटती जा रही है? क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। और इसको लेकर उस जो वो सड़क बनी थी उसमें शकील गोरी युवा नेता जो है दोस्तों मुस्लिम समाज के, जो कि राहुल गांधी सेना के अल्पसंख्यक विभाग के संभाग अध्यक्ष भी है दोस्तों, उन्होंने अनेकों शिकायत की थी, ज्ञापन भी दिए थे और इस सड़क को लेकर भी मौखिक रूप से उन्होंने अवगत भी कराया है प्रशासन को और कर्मचारियों को, ठेकेदारों को, नगर पालिका को। लेकिन किसी भी प्रशासन, नगर पालिका अधिकारी, ठेकेदारों के दोस्तों जूं तक नहीं रेंगती ऐसी सूचना पर, ऐसी शिकायत पर, ऐसे ज्ञापनों से। तो देखते हैं जनप्रतिनिधि इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कौन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कौन इसका श्रेय लेने के लिए आते हैं। और वो पीली पट्टी लगाकर चमचमाती हुई सड़कें, क्या ये सड़क चमचमाती हुई बनेगी? और जो अगर चमचमाती हुई बनी तो उसके बीच में ये जो गड्ढे, ये जो टूटन, ये जो बीच से दरारें हैं वो कैसी प्रतीत होगी, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों भादरा पंचायत समिति सभागार में आज एक बैठक हुई सरपंच जनप्रतिनिधियों की और उस बैठक में विधायक बलवान पूनिया भी मौजूद रहे, प्रधान अनिल ओलक भी थे और उप प्रधान बलवान फगेड़िया भी थे, जयदीप डूडी भी उसमें मौजूद थे, एसडीएम, तहसीलदार और सीआई रणवीर साई आदि सभी इस बैठक में थे। और इस बैठक में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, कृषि आदि इन सभी मुद्दों पर, विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। और जो गांवों की सरकार है, उनके मुखिया है, सरपंच प्रतिनिधि है, उन्होंने मांगे रखी अपने गांवों की और स्कूलों में स्टाफ की कमी की और हर उस समस्या का वहाँ समाधान करने का प्रयास इस पंचायत समिति सभागार में दोस्तों किया गया। इसका अभी हमने एक अलग से वीडियोज़ कवरेज बनाई है, साफ संदेश भारत पर इसकी कवरेज भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी प्रयास किया, विधायक ने कई घोषणा भी इस दौरान की और जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं करोड़ों के, कहीं सड़क, कहीं कुछ, कहीं शिक्षा विभाग में, और किसका तबादला और कहाँ किस स्टाफ को भर्ती कराना है, किस स्टाफ की पूर्ति किस खाली रिक्त स्थान पर करनी है दोस्तों, इसको लेकर व्यापक रूप से विस्तार से इस बैठक में चर्चा भी हुई और घोषणाएं भी की गई। विधायक महोदय ने जानकारी भी दोस्तों इसकी विस्तार से दी गई। अब जिक्र करेंगे दोस्तों उस खबर का जिस खबर का आपको इंतजार होगा, गोकसी की घटना का। दोस्तों जो गोकसी की घटना हुई 11 जुलाई को, उसके बाद में लगातार हालात बदले। हमने आपको कई बार बताया 8 दिन तक कर्फ्यू भी लगाया था चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में और 144 धारा लगातार अभी भी जारी है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था गोकसी के चक्कर में। लेकिन दोस्तों अब जो स्थितियां हैं वो कुछ बदली है, क्योंकि जो 11 सैंपल अलग थे, एक प्राइवेट सैंपल था, जैसा कि पुलिस ने अभी खुलासा किया है। और यही मुस्लिम समाज बार बार मांग कर रहा है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए, खुलासा किया जाए और CID CB की जांच दी जाए, उच्च स्तरीय ये जांच हो,
ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और यही हिंदू संगठनों की मांग भी है दोस्तों। इसको लेकर आज बहुत भारी जलसा होना था और मीटिंग होनी थी। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले थे, पूरी भादरा में तनाव था, और पूरी भादरा पर जिले भर की नहीं, राजस्थान के अनेकों कस्बों की, सरकार की, विधायकों की, मंत्रियों की, प्रशासन की नज़रें थी दोस्तों। जिला कलेक्टर की भी नज़रें थी। आज भी जिला कलेक्टर भादरा में थे, और कल देर शाम को जिला कलेक्टर जो भादरा में आए थे दोस्तों, तो ये जो मीटिंग थी उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। 30,000 से 40,000 मुस्लिम समाज के लोग इस जलसे में इकट्ठा होने थे, जो कि सावा रोड पर गौशाला के ठीक सामने पड़ी खाली भूमि पर भव्य टेंट लगाकर पूरी तैयारियां मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही थी। हालांकि प्रशासन द्वारा परमिशन इसकी नहीं मिली थी। धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन ये जो जलसा है वो किया जा रहा था। समाज अपनी रिसक पर इस कार्यक्रम को करने के लिए तैयारियां की जा रही थी। तो कस्बे में चर्चाओं का बाजार दोस्तों इसको लेकर गर्म था। जैसा कि मैंने बताया, प्रशासन के भी हाथ पांव खुले थे। पुलिस की व्यापक व्यवस्था कस्बे में अभी भी मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। चिड़िया गांधी में अभी भी पुलिस तैनात है। और दोस्तों इस माहौल में तल्खी जब आई, जब इसको लेकर टेंट भी लगा दिए गए और ये जलसा होने लगा और कस्बे के बाज़ार में चर्चा होने लगी, और इस सभा के बाद में हिंदू संगठनों की भी तैयारियां दोस्तों चर्चा में आने लगी कि इसके बाद में हिंदू संगठन भी इसी प्रकार की कोई रैली, जनसभा, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन भी दोस्तों तत्परता से हरकत में आया, और जो खुलासे की, जो स्थिति को स्पष्ट करने की मांग बार बार दोनों ही वर्गों से की जा रही थी, उसको लेकर पुलिस ने कुछ स्थिति स्पष्ट भी की। और इसकी जांच टीम भी है भादरा में, पिछले 5 दिनों से है दोस्तों, जांच भी कर रही है, लोगों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद में दोस्तों लगातार प्रशासन ने इसके ऊपर निगरानी भी रखी, वाचिंग भी की, और समय समय पर मुस्लिम समाज द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, और दोस्तों ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में इस प्रकार से प्रदर्शन की बात भी कही गई थी। तो पुलिस द्वारा स्थिति स्पष्ट इस प्रकार की गई कि 11 जो सैंपल थे जो घर से कलेक्ट किए गए थे, जो मौलाना हारून के घर में जो गोकशी की घटना का जो चर्चा हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके सैंपल कुछ नेगेटिव आए और कुछ अनिर्णित आए। ऐसा खुलासा किया। कुछ नेगेटिव आए, गौर करने वाली बात है, कुछ अनिर्णित आए। अनिर्णित की परिभाषा यहाँ कुछ अस्पष्ट है, लेकिन जांच रिपोर्टें आने के बाद में स्थिति इसकी भी खुलकर सामने आ सकती है। जैसा कि प्रशासन की मंशा भी रही होगी इस प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी करने की। उसके बाद में जो राजपाल दायल के द्वारा दिया गया सैंपल था दोस्तों, वो पॉजिटिव आया। जांच चल रही है वो पॉजिटिव कैसे आया, वो कहाँ से आया था, कौन लेकर आया था, और जो लेकर आया था वहाँ से वो कहाँ गया, कितनी देर रहा, और कहाँ कहाँ वो रुके, कितनी देर में वो पुलिस टीम के पास पहुँचे, जांच जो दल आया हुआ था सैंपल लेने के लिए उसके पास पहुंचा। तो ये सारी चीज़ों की तैयारियां चल रही है, जांचें चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, और इसको लेकर पूछताछ बहुत विस्तार से और व्यापक रूप से की जा रही है, जिसको लेकर रवि बंसल सहित राजपाल दायल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों जांच टीम की मैं आपको बताऊं तो CID CB जो जयपुर के ASP है आसाराम चौधरी, उनके नेतृत्व में टीम का गठन है, और ये टीम जांच भादरा में कर रही है। आज 5वां दिन है, व्यापक रूप से अनुसंधान इसको लेकर जारी है। तो क्या निकल कर आएगा, आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और जो यहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी जमानत याचिका थी, जो अंतरिम जमानत, वो भी खारिज कर दी गई। तो इस प्रकार से जो गुप्त एजेंसियाँ हैं दोस्तों, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, उनके द्वारा भी रिपोर्टें ली जा रही है, और जो इनपुट कुल मिला के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें मिल रहे हैं, वो दोस्तों भादरा में तनाव की घटनाओं को चरितार्थ करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। एक प्रकार से भादरा में भयंकर तनाव की स्थिति इस वक्त है, और यही रीज़न है कि पुलिस अभी भी धारा 144 यहाँ से
नहीं हटा रहा है। तो क्या होगा आगे, किस प्रकार से ये धाराएं हटेगी और तनाव कैसे कम होगा, और प्रशासन द्वारा जो 5 दिन तक जांच की गई है, जो जांच टीम द्वारा, उसमें क्या निकल कर आया है और कब तक ये जांच चलेगी, इसके ऊपर हमारी नज़रें हैं दोस्तों। जल्द आपको बताएंगे ये जांच कब तक चलेगी और गहन पूछताछ में क्या होगा। और जो ये बैठक थी जो आज होनी थी वो कैंसिल इसलिए हुई कि पुलिस द्वारा हल्का खुलासा एक बार कर दिया गया, जिससे संतुष्टि भी मुस्लिम समाज के वर्ग को भी मिली है। उनके प्रतिनिधि मंडलों से कल जिला कलेक्टर भी मिले थे, पुलिस अधीक्षक भी मिले थे और उनसे गुजारिश भी की और मीटिंग नहीं करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए कि आप ये जलसा, ये मीटिंग, ये धरना, ये प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसको लेकर तनाव ज़्यादा होगा और स्थिति स्पष्ट करने की बात है तो जांच जो CID-CB की जांच है वो चल रही है और हमने स्थिति क्लियर कर दी कि जो प्राइवेट एक सैंपल था उसमें पॉजिटिव आया था, जो FSL रिपोर्ट होती है, और जो मौलवी हारून के घर से लिए गए थे उनमें कुछ नेगेटिव और कुछ अनिर्णित भी थे। तो अब कुल मिला के शांति की स्थिति भादरा में नज़र आ रही है और जो तनाव था, तनाव का चरम था, वो कुछ कम हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आज का मुख्य समाचार और आज की घटना पर विस्तार से खबर हमने आपको बताई, विश्लेषण करके बताई, विश्लेषणात्मक खबरों को विस्तार से आपको हमने आज बताया। अब जल्दी से मैं दोस्तों चर्चा करूँगा आज 9 सितंबर को क्या विशेष थी। 1949 को आज के दिन भारत में संसद सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था आज के दिन, और 1965 को तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना था आज के दिन, और 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, शुरुआत हुई थी, और अभिनेता अक्षय कुमार का 1967 में आज के दिन जन्म हुआ था। और दोस्तों कल 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष 25 सितंबर तक चलेंगे और इस बार 15 दिनों में 16 श्राद्ध होंगे दोस्तों, 15 दिनों में 16 श्राद्ध। तो ये योग बन रहे हैं और श्राद्धों में दोस्तों इसे कल्याण प्रद मार्ग भी माना जाता है। जो श्राद्ध का समय होता है दोस्तों, पितृपक्ष का जो समय होता है, इसमें विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं और सनातन धर्म में अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने, मोक्ष प्रदान करने के लिए ये श्रेष्ठतम समय दोस्तों इसको माना जाता है। और इसमें वेद पुराणों में भी इसकी विस्तार से व्याख्या आपको मिलती है। और जैसे ही श्राद्ध पक्ष का पखवाड़ा समापन होगा और पूरा होगा 25 सितंबर को, वैसे ही 26 सितंबर से दोस्तों नवरात्रा का प्रारंभ हो जाएगा, नवरात्रा का आरंभ होगा जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगा। माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा का प्रावधान है। तो आने वाला समय दोस्तों धार्मिक आयोजनों से लवरेज है। तो इसके अलावा रामलीलाओं का मंचन भी होगा, रिहर्सल उनकी जारी है। और जो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है दोस्तों दशहरा महोत्सव का, जिसमें 15 से 20 हज़ार की भी भीड़ उमड़ती है भादरा के खेल मैदान में, उसकी तैयारियां जारी है। कल उसको लेकर मीटिंग हुई थी और माननीय सुशील जी गुप्ता जो कि दोस्तों क्षेत्र के बामासा है, उनके द्वारा ही इस भव्य आयोजन में दोस्तों विशेष रूप से सहयोग किया जाता है और इस बार भी उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। तो दोस्तों ये रहे आज के समाचार। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों नौर से शुरुआत करें तो आज सरसों 6315, ग्वार के भाव 4550, चना के भाव 4700, मूंग के भाव 6100, मेथी के भाव 5476 और गेहूं के भाव 2211 रुपये प्रति कुंटल। जौ के भाव 2525 रुपये प्रति कुंटल, बाजरी के भाव 2231 रुपये, जबकि अरंडी के भाव 7400 रुपये प्रति कुंटल रहे नोहर में। और रावतसर मंडी में चना बिका है 4690, ग्वार बिका है 4572, तारामीरा बिका है दोस्तों 5080, जबकि सरसों बिका है 6291। आदमपुर मंडी में सरसों बिका है 6314, ग्वार बिका है 4631, चना बिका है 4650। सरसा मंडी में सरसों बिका है 6423,
ग्वार बिका है 4452, मूंग बिका है 6100, गेहूँ बिका है 2181, एलनाबाद मंडी में सरसों बिका है 6300 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 4300, चना बिका है 4200, गेहूँ बिका है 2190, जबकि बाजरा 2131, मूंग 6300, अरंडी के भाव 6912 रुपये प्रति कुंटल, संगरिया में जो 2400, गेहूँ 2183, सरसों के भाव 6200 रुपये, ग्वार के भाव 3955, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में आज की अंतिम मंडी में गेहूँ बिका है 2150, सरसों बिकी है 6359 रुपये प्रति कुंटल। और आज मौसम का मिजाज 9 सितंबर को 34 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा, 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल छाए रहे आसमान में, बरसात का सा मौसम था, लेकिन बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की नहीं है। 60 से 70% बादल दिन भर छाए रहे, रात्रि को इसी प्रकार से बादल और हवाएं चलती रहेगी। और 31 से 36 डिग्री टेम्परेचर कल 10 सितंबर को दिन में रहेगा, 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 34 से 37 डिग्री देर शाम को, और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। सुबह 25 से 30 और शाम को 50 डिग्री तक बादल जो है प्रतिशत बादल छाए रहेंगे दोस्तों आसमान में। रात्रि को भी 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, मात्र 10% बादल रहेंगे, आसमान साफ रहेगा। तो बरसात की कहीं कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।